हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं, जो वर्ण विचार आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला से संबंधित। आइए देखते हैं। व्याकरण, वी धन आ धन करण, ये व्याकरण का संधि विच्छेद है। इसको देखते हैं। व्याकरण कहते किसको हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। व्याकरण वो चीज़ होता है, भाषा और बोली गई होता है कि हम लोग किसी भी तरह बोल देते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी का शुद्ध रूप, परिमार्जित रूप जो होता है, अगर अच्छे से उसको पढ़ते हैं, शुद्ध रूप से लिखना जान जाते हैं, बोलना जान जाते हैं, तो वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण वे मूल ध्वनियाँ हैं जिसे खंडित अथवा विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, जिनको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और जो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण ही भाषा की लघुत्तम इकाई है। अब फिर आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। जो टोटल संख्या होती है वो 52 होती है। वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या 44 होती है, क्योंकि जो स्वर होते हैं 11 होते हैं, व्यंजन 33। जो मूल संख्या होती है उसको वो संख्या 44 है। अगर मूल संख्या पूछे तो हम 44 ही लगाएंगे। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। तो हम सबसे पहले स्वर को देखेंगे। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी भी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं, मतलब कि इसमें व्यंजन का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे स्वर का रोल रहता है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी उसमें व्यंजन का कोई रोल नहीं होता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार पे किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा। मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उसमें पहला मुखाकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये फ्रेंड्स बहुत बार पूछता है एग्ज़ाम में, अग्र स्वर का क्या है, कितनी संख्या है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। कई बार ये 3 अक्षर दे देगा, एक मध्य वाला डाल देगा, पूछ देगा पश्च स्वर कौन सा नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी संबंधित जब वर्णमाला पूरा हो जाएगा तो 30 प्रश्नों का हम प्रैक्टिस लाएंगे, उसको किया जाएगा। आइए देखते हैं अग्र स्वर। ई, ए, ऐ, ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर अ एक ही वर्ड है जो मध्य स्वर में है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। तो अब इसको याद कैसे करें, कन्फ्यूज़न बहुत होता है।
तो मध्य स्वर तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि अ है। अग्रस्वर, अग्रस्वर अगर याद हो जाए, मध्य स्वर याद हो जाए, तो जो बाकी बचा वो पश्च स्वर हो जाएगा। तो अग्र को एक ट्रिक से हम याद करते हैं, अग्रिय। अग्रिय, अग्र है, बस यहाँ पे मात्रा एक लगाइए और एक कर दीजिए। तो अग्र से अग्रिय हम याद रखेंगे, तो अग्र से अग्रस्वर, अग्रिय से ये जो मात्रा है इससे ई, ए से ए आए, इससे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मध्य स्वर एक है, इसको बहुत नहीं भूलेगा, बहुत आसानी से भी याद हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो पश्च स्वर हो जाएगा। इसी तरह हम इसको आसानी से याद कर लेंगे। परीक्षा में बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। उ, ओ, औ वृत्ताकार है। अवृत्ताकार स्वर अ, आ, इ, ए, ऐ। अब इसमें भी कन्फ्यूज़न है, कौन सा वृत्ताकार होगा, कौन सा अवृत्ताकार होगा। पढ़ते टाइम तो याद रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठो तो भूल जाता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है वृत्ताकार के लिए। ये ट्रिक है बुको। जैसे व है तो इसको ब भी बोल दें तभी चलेगा। जैसे बुक पहले लिखिए, बुक, एक बुक, एक बुक रहेगा तो बुक लिखेंगे। बहुत सारी किताबें रहेंगी या कापियाँ रहेंगी तो उसको, किताबें रहेंगी तो उसको बुको बोलेंगे। तो यहाँ बुको से याद रखिए। व से व कहिए या ब, यहाँ पे मान लीजिए ट्रिक बनाने के लिए हमने बुक बना दिया है, नहीं तो बुक भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ ब से हम वृत्ताकार याद रखेंगे, उ से उ याद रखेंगे, और क पे जो ओ की मात्रा है उससे हम ओ औ याद रखेंगे। तो यहाँ पे बुको, तो व से वृत्ताकार, उ से उ, ओ से औ, ये याद रखेंगे तो वृत्ताकार याद रहेगा, तो अवृत्ताकार अपने आप याद रहेगा। और वृत्ताकार जैसे आएगा व, ब यानी बुको, तो वो उ से उ, को, ओ औ, बाकी जो बचा अवृत्ताकार हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स हम इसको याद कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। उच्चारण समय के आधार पर तीन प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये तीनों हैं, इसको बारी बारी देखते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जिनका हम उच्चारण करते हैं एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखते हैं, अ, ई, उ, री। तो ये है ह्रस्व स्वर। इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये अक्सर मूल स्वर भी पूछ देता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है, वो कौन कौन से हैं। तो इसको एकदम रट लीजिएगा फ्रेंड्स, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। फिर आगे देखते हैं, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। अब इन दीर्घ स्वरों में ये 4 जो है इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये संयुक्त स्वर है। अब संयुक्त स्वर क्या होता है? 2 असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अ धन ई, ए, अ धन ए, आई, अ धन उ, ओ, अ धन औ, औ। अब यहाँ पे भी फ्रेंड्स कभी कभी ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या क्या मिलके ए बना है, क्या क्या मिलके ओ बना है। तो यहाँ पे ओ देखिए, ओ का अगर मात्रा वाला पार्ट हटाते हैं तो ऊ बचता है, तो अ धन उ ओ हो जाएगा, मात्रा वाला पार्ट हटा देंगे तब। और यहाँ पे अ धन ई, तो ई याद रखिए इसको, या फिर इसको याद रखिए, तो एक क्लियर हो जाएगा। अ धन उ ओ हो जाएगा, फिर अ में ओ को मिलाते हैं तो अ इसका बड़ा रूप हो जाता है, तो आसानी से याद है। अ धन ई याद रखिए, इससे ए बनेगा, ये तो इसमें दिख ही रहा है ओ, इसी का बस मात्रा वाला पार्ट हटा दीजिए। ये होता है संयुक्त स्वर।
अब प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे आ। ये संस्कृत वाले वीडियो में मैंने खूब डिटेल इसको बताया है, वहाँ पे भी आप देख के क्लियर कर सकते हैं। प्लुत जो होता है ऐसे 3 लिख के प्रदर्शित करते हैं। जैसे आ के आगे 3 हम लिखे हैं। ओम, जैसे यहाँ पे जो वेदों में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे प्लुत स्वर का देखने को मिलता है। इसके सिंपल सा कोई भी अक्षर हो, जैसे क ही है, क के आगे अगर ये 3 लिख देंगे ना तो प्लुत स्वर हो जाएगा। ख है, ख के आगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आ है, आ के आगे 3 लिखे हैं तो ये प्लुत स्वर हो गया। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला अनुनासिक। अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों की सहायता से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में इतना याद रखेंगे, नाक और मुख दोनों की सहायता से होता है। चंद्रबिंदु जो दिखती है उसी को हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंस, गांव, आंचल, गंवार, आंगन आदि, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। निरनुनासिक या अननुनासिक ये दोनों एक ही है। इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता रहता है कि निरनुनासिक क्या है, अननुनासिक क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों नाम लिखा है। निरनुनासिक और अननुनासिक एक ही होता है और अननुनासिक वो दूसरा होता है। अननुनासिक वो दूसरा है, अननुनासिक ये दूसरा है। इसका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है, अ से अ तक, मतलब सभी स्वर इसमें आते हैं। ये यहाँ पे रहा फ्रेंड्स, ये उच्चारण स्थान है दिया हुआ है। इसको मैंने संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान वाले में बहुत अच्छे से टेबल करके बनाया है, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। ये कॉमन टॉपिक है, सब में हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक बार हम रिवीजन के तौर पे देखते हैं। आ कंठ से है, ई तालु से है, री मूर्धा से है, उ ओठ से। इसको हम सूत्र से भी याद करवाए हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, उपपदमनिया नाम ओष्ठ। इसको भी मैं फ्रेंड बताई हूँ वहाँ पे। ए कंठ तालु। अब ए कंठ तालु से कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। अ धन ई से बना है ए, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। उसी तरह यहाँ पे ओ का उदैतो कंठोष्ठ, यहाँ पे जो है तो अ का उ मिल के बना है, उ का क्या होता है, उ ओष्ठ से होता है और कंठ से होता है, तो यहाँ पे कंठोष्ठ हो जाता है। अब कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको मुख, कुछ नहीं सारे स्वरों को मुख खुलने के आधार पर भी बांटा गया है। जैसे विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। तो विवृत का मतलब होता है मुख अधिक खुलता है। तो विवृत में आएगा, इसमें मुख अधिक खुल रहा है, ये हुआ विवृत। अर्धविवृत मुख थोड़ा सा कम खुलता है, विवृत में जितना खुलता है उससे थोड़ा सा कम खुलता है, तो अर्धविवृत में अ आता है। विवृत में आ, अर्धविवृत में अ। फिर संवृत में मुख कम मात्रा में खुलता है। फ्रेंड्स थोड़ी सी आवाज़ आ गई होगी, उसके लिए माफ़ करिएगा। आइए देखते हैं हम संवृत। मुख कम मात्रा में खुलता है, ई उ। अर्धसंवृत, इसमें जो कम में खुलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा में ये आ जाएगा, अर्धसंवृत में थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। तो ये तो 2 अक्षर था, विवृत में आ, अर्धविवृत में अ, तो इसको तो ऐसे हम याद कर लेंगे। संवृत में ई उ, इसको हम कैसे याद करेंगे, तो
इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, सुई। स से समृद्ध, यहाँ है स से समृद्ध, उ से उ, ई से ई। सुई समृद्ध से याद रख सकते हैं, सुई से याद रख सकते हैं हम समृद्ध। स से समृद्ध, उ से उ, ई से ई। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में ओए, लोग कहते नहीं ओए सुनो, तो ओए ट्रिक से हम अर्ध समृद्ध को याद कर सकते हैं। अ से अर्ध समृद्ध, ओ से ओ, ए से आई। ये रहा ट्रिक फ्रेंड्स, इससे बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है अयोगवाह, इसको भी देख लेते हैं। संस्कृत वाले अयोगवाह में मैंने इसको बताया है, यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किशोरीदास वाजपेयी द्वारा प्रयोग किया गया था अयोगवाह। अयोगवाह न तो पूर्णतः स्वर होता है, न ही पूर्णतः व्यंजन, परंतु स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, इसीलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 है, अनुस्वार, विसर्ग, अंक, अह। इसका सिंबल हम याद रखेंगे फ्रेंड्स, अनुस्वार ऐसे बनता है, विसर्ग 2 डॉट की तरह रहता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, विसर्ग का कंठ से। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, तो वहाँ पे विसर्जनिया जो है वो कंठ से होता है। अनुस्वार का नासिका से होता है, तो कैसे याद रखेंगे, तो अनुस्वार में न आया है तो न से नासिका याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।